नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी अपडेट। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में जख्मी एसओपी ने तोड़ा दम। 24 घंटे में एक कश्मीरी पंडित और एक सेना की हत्या। हालात कश्मीर में बेहद बेकाबू। देखते ही सेना ने आतंकियों को गोली मारने के दिए आदेश। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में नए थल सेना चीफ ने संभाली कमान। हालात बेहद बेकाबू। बौखलाए हैं आतंकी, यानी खात्मे से पूरी तरीके से जल्लाए हैं आतंकी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां डेप्सांग और डेप्चेम को लेकर चीन से रहेगी बात। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। एलएसी पर भारत की तैयारी देख चाइना के छूटे पसीने। चौथी बड़ी अपडेट, रूस पर प्रतिबंधों की वजह से भुखमरी की कगार पर दुनिया। पुतिन बोले यूरोप की भुगतना पड़ेगा यूरोप को भी परिणाम। चौथी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां रूस के समर्थन में फिर से आज यूएन में खड़ा हुआ भारत। यूएन में वोटिंग से किया परहेज। बड़ी खबर, चाइना तो खुलकर साथ, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अमेरिकी डॉलर के आगे कमजोर होता पाकिस्तान रुपया। श्रीलंका जैसे हालात की दिखी आशंका। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। देश में भी कुछ खबरें निकल के, जहां अमानतुल्लाह तिहाड़ जेल भेजा गया है। वहीं ज्ञानवापी सर्वे के बाद सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को लगा झटका। सर्वे पे नहीं लगेगी रोक। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर हुआ बड़ा फैसला। नमाज पर बैन लगाने की उठी मांग। तो एक एक करके दोस्तों बड़ी अपडेट बताएंगे। बुलडोजर लगातार चल रहा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में जख्मी एसओपी ने तोड़ा दम। 24 घंटे में 2 हत्याओं से दहशत में आतंकी घात लगाकर और भी लोगों को बना सकते हैं निशाना। खुफिया अलर्ट जारी, देखते ही गोली मारने के दिए गए आदेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा शुक्रवार को एक विशेष पुलिस अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस बात की पुष्टि पुलिस ने की है। खबर है कि अज्ञात हमलावरों ने एसपीओ के घर में घुसकर गोली मार दी थी। इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई है। खास बात यह है कि बीते 24 घंटे के दौरान ये दूसरी हत्या है। गुरुवार को आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने पुलिसकर्मी रियाज अहमद के सिर में और छाती में गोली मार दी है। इससे पहले कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी दी थी कि आतंकियों ने कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकेर को पुलवामा के गुड़चलू स्थित आवास पर गोली मार दी थी। घटना के तुरंत बाद ही इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। फिलहाल हमलावरों की तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें, चड़ूरा तहसील कार्यालय के कर्मचारी राहुल भट्ट को आतंकियों ने बड़गाम में गोली मार दी थी। घायल हालात में उन्होंने हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, जहां उनने दम तोड़ दिया है। शुक्रवार को बनतालाज पर भी उनका अंतिम संस्कार किया गया है और उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे रहे। तो दोस्तों आपको बता दें, आतंकी लगातार पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। सेना के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब आतंकी बौखलाए हुए हैं। यही कारण है कि खुफिया विभाग को एक जारी अलर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बलों को आतंकी जो है निशाना बना सकते हैं। इसको देखते हुए आतंकियों सेना को पूरी तरीके से आतंकियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, थल सेना चीफ ने इस पूरे मामले की जानकारी ली है। इतना ही नहीं, थल सेना चीफ ने इन आतंकियों से निपटने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गमगीन माहौल के बीच राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार हुआ और यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित की फिर से हत्या की गई है। और एक तरीके से ये डर और भय दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप कश्मीर में बसने की कोशिश करेंगे तो यही हाल होगा। और आपको बता दें, कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को फिलहाल नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि फिर से वो भड़काऊ कोई बयान दे सकती हैं। इधर बीच आपको बता दें, जो कश्मीर में एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उन हत्याओं में यासीन मलिक के लोग जैसे शामिल थे। और यही कारण है कि अब यासीन मलिक जैसे लोग जो शामिल थे, अब आतंकियों को पूरी तरीके से अब उनको फांसी होने वाली है। तो आतंकी बिलबिलाए हुए हैं, उनकी कमर टूट रही है। आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। इस वजह से अब हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुकी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की हत्या पर जताया शोक। महबूबा ने ट्वीट कर कहा, एक और ज़िंदगी खत्म हो गई, एक और परिवार तबाह हो गया। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना। यानी एक तरीके से आग में घी डालने का लगातार काम महबूबा मुफ्ती कर रही है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, डेप्साक और डेमचोक में भारत की तैयारी देख चाइना के छूटे पसीने। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत बढ़ा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत 2014 के पहले से देवसांग के मैदानों और डेमचोक के लंबे समय से चले आ रहे मसलों को हल करने के लिए चाइना के साथ बातचीत करना जारी रख रहा है। इसके साथ ही भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पर्याप्त बुनियादी ढांचा और नई तकनीकों को बढ़ाने का काम कर रहा है। दरअसल न्यूज़ 18 ने टॉप अधिकारियों के हवाले से बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत और चाइना के बीच अभी तक मतभेद कायम है।
हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद मसलों को सुलझाया गया है। सूत्रों ने कहा है कि मौजूदा वक्त में भारत की तत्कालिक और दीर्घकालिक योजना उन पर काम कर रहा है। डेमचोक और डेपचोक के मैदान में भारत लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रहा है। अक्साई चीन के बीच स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं चीन द्वारा कब्जाए क्षेत्र अक्साई चीन के बीच स्थिति बनी हुई है। डेपसांग मैदानों में तनाव 2013 में बढ़ना शुरू हुआ था। हालांकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हुए सेना की और अग्रिम तैनाती सैनिकों को वहाँ के एटमॉस्फेयर के तहत अब कपड़े दिए गए हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पुलों का निर्माण कराया गया है, चौकियाँ छोटी छोटी बनाई गई हैं और वहाँ पर सेना के खास करके उतरने के लिए एक स्ट्रिप भी बनाया गया है जो फाइटर जेट वहाँ के उतर सकें। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूस पर प्रतिबंधों की वजह से भुखमरी की कगार पर दुनिया, पुतिन बोले यूरोप भी भुगतेगा परिणाम। दरअसल आपको बता दें 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पड़ोसी देश यूक्रेन में सैनिकों को भेजने के बाद पश्चिमी देशों ने उन पर उनके देश का कई और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि पुतिन का कहना है कि इन प्रतिबंधों से खुद पश्चिमी देश ज़्यादा प्रभावित हैं। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में उनके एक्शन के लिए पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए इतिहास में सबसे गंभीर प्रतिबंधों से खुद पश्चिमी देश बुरी तरीके से प्रभावित हैं। गुरुवार को आर्थिक मुद्दे पर एक बैठक में पुतिन ने कहा है कि कई देश इससे पहले भूख के खतरों का सामना कर रहे हैं। अगर रूस के खिलाफ प्रतिबंध जारी रहे तो यूरोपीय संघ यानी ईयू को भी ऐसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से सीधा सीधा यूरोपीय देशों को भी बड़ी धमकी के तौर पर ये देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट चेतावनी है कि आने वाले समय में इस महासमर में और इस महातवाही में कोई एक देश नहीं बल्कि इस महातवाही में कई देश पिसने वाले हैं। तो दोस्तों अब आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, G20 में चीनी राष्ट्रपति से खुद जा की थी मुलाकात। डोकलाम विवाद पर पीएम मोदी ने खुद संभाली थी कमान। दरअसल आपको बता दें डोकलाम में चीनी सेना PLA के साथ 2020 की गतिरोध के दौरान भारतीय सेना को बल प्रयोग करने की मंजूरी पूरी तत्परता के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी गई थी और भविष्य में भी देश हित के फैसले लेने पड़ते तो सरकार जरूर करती। इस बात का खुलासा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NS अजीत डोवाल ने प्रधानमंत्री पर लिखी पुस्तक में किया। डोवाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सभी मौजूदा सीमा समझौते के विपरीत महामारी की आड़ में कुछ विरोधी ताकतों ने हमारे कुछ प्रमुख हितों को चुनौती देने का प्रयास किया था, जिसका जवाब हमें ताकत के साथ देना जरूरी था। इस कार्य के लिए सेना को देश के शीर्ष नेतृत्व की ओर मंजूरी दी गई थी। इसे सेना न्यूनतम सामरिक स्तर पर कार्रवाई की स्वतंत्रता को अधिकृत किया। तो दोस्तों NSA की जो किताब है उसमें सीधा सीधा PM मोदी को उस विवाद पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आदेश था। एक और अपडेट, रूस के समर्थन में साथ आया भारत और पाक UN में वोटिंग के लिए किया परहेज, चाइना ने खुलकर दिया साथ। दरअसल आपको बता दें ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब भारत और पाकिस्तान किसी मुद्दे पर एक मत हो। हालांकि यूक्रेन मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत जैसे रुख दिखाया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान उन 12 देशों में शामिल है जिन्होंने यूक्रेन में रूसी आक्रमण से उपजे संकट को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। 47 सदस्यीय निकाय में इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वाले केवल 2 देश यानी चीन और इंड्रीज थी। आपको बता दें कि यूक्रेन पर अटैक को लेकर UN रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने पहले भी वोट करने से परहेज किया है और इसी क्रम में भारत ने एक बार फिर से मतदान से पहले हुई चर्चाओं में भाग लिया और यूक्रेन के लोगों के मानवाधिकारों के सम्मान और संरक्षण का आह्वान किया। और आपको बता दें मानव अधिकारियों के वैश्विक प्रचार और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। हम चलते हैं और अपडेट, अमेरिकी डॉलर के आगे कमज़ोर होता पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका जैसे हालात की आशंका हुई तेज़। रोज़मर्रा की समस्याओं से जूझती एक कमज़ोर सरकार तथा राजनीतिक में हस्तक्षेप न करने का दावा करने वाली सेना के लिए वो दिन अब दूर नहीं जब देश गहरे ध्रुवीकरण में फंस जाएगा और अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है तो अतीत की तरह संविधान में उतर ताकतों को सत्ता में आने की प्रबल आशंका है। शहबाज शरीफ तभी बच सकती है जब आर्थिक स्थिति बदलेगी।
दरअसल दुनिया के बाकी हिस्सों में, खासकर अपने करीबी पड़ोसियों की तरह पाकिस्तान भी श्रीलंका में हो रहे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को करीब से देख रहा है, जहां कुछ ही महीनों के भीतर देश जलने लगा है और शासक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे। आगे क्या होता है और कैसे राजनीतिक व्यवस्था बहाल होती है, इस बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। पाकिस्तान ने अभी तक श्रीलंका की स्थिति पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ इस बारे में चेतावनी दे रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की श्रीलंका के नक्शे कदम पर चलने की कोई आशंका है। तो ये ऐसा मान रहे हैं लोग कि बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान भी उसी राह पर चल रहा है जहां श्रीलंका चला था और वही हालात हो चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं। ज्ञानवापी के बाद मथुरा ईदगाह का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे की मांग कोर्ट ने स्वीकार की है। आज क्या ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी ज्ञानवापी छोड़ो, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आ गया फैसला। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वादी मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद के कोर्ट के जरिए सर्वे कराने की मांग की है। मथुरा कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई है और अब मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी। दरअसल प्रार्थी मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश प्रताप शर्मा ने अलग अलग एक तरीके की याचिका लगाई थी, जिससे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जाने की मांग की गई थी। और इस याचिका में कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी वादियों को एक तारीख यानी 1 जुलाई दे दी गई है। यानी आप समझिए कि 1 जुलाई वो तारीख भी दे दी गई है और आने वाले समय में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी जो है वो कल्याण होने वाला है। तो जय जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलेगा दोस्तों। 1 जुलाई की सुनवाई में क्या वीडियोग्राफी के आदेश दिए जाते हैं या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम पक्षकारों को लगा बड़ा झटका। मुस्लिम पक्षकारों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कहा यथास्थिति बनी रहेगी, सर्वे होकर ही रहेगा। डीएम ने भी किया ऐलान, कल से जारी होगा सर्वे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम यानी कल यानी शनिवार शुरू होगा। मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीटिंग के बाद बताया है कि कल से सर्वे कमीशन की कार्यवाही एडवोकेट कमिश्नर द्वारा की जाएगी। इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। दरअसल इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को रोकने के लिए याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस इंडिया CJ NV रमन्ना ने कहा है, मैंने भी याचिका नहीं देखी, मामले को देखूंगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन कमेटी के वकील ने भी ये बातें कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। डीएम ने कल सर्वे कराए जाने का ऐलान कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार परेशान और बिलबिला रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि कल शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे कैसे हो पाता है कल से, ये भी देखने के लिए एक बड़ी चुनौती है यूपी पुलिस के लिए। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आजम खान की CBI कोर्ट में पेशी के बाद लखनऊ सीतापुर जेल पहुंचे, तो वहीं पत्नी डॉक्टर तंजीन और बेटे अब्दुल्ला ने रामपुर में किया सरेंडर। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान लखनऊ स्थित CBI कोर्ट में पेशी के बाद सीतापुर जेल लौट गए। उधर रामपुर की MP MLM कोर्ट में हाजिर होने के बाद आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे। कई तारीखों पर पेश न होने के चलते दोनों के खिलाफ वारंट भी जारी हो गया था। आजम खान को गुरुवार को जल निगम भर्ती घोटाले में पेशी के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीतापुर जेल से लखनऊ लाया गया, जहां CBI कोर्ट में उनकी पेशी हुई। घोटाले में आरोपी बनाए गए आजम खान पर आरोप तय करने के लिए उन्हें पेश किया गया। हालांकि कुछ कानूनी पेचीदगियां की वजह से आरोप तय नहीं हो सके। पेशी के बाद आजमपुर सीतापुर जेल रवाना हो गए। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, जहां अब नमाज रोकी जाए धार। जी हाँ, दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है। धार मामले में नमाज रोकने की मांग की गई है। इंदौर के भोजशाला परिसर में हिंदू संगठनों ने दायर की याचिका। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला का विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। पहले से ही इंदौर हाईकोर्ट में 4 भोजशाला को लेकर 3 याचिकाएं पेंडिंग हैं। धार भोजशाला को लेकर 3 याचिकाएं। अब इस बीच बीते 2 मई को एक नई याचिका दायर की गई। इनमें सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक रोशिया और जस्टिस अमरनाथ द्वारा ASI केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, ASI के आदेश को चुनौती देते हुए इंदौर हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा
दायर किए गए एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए बेंच ने भोजशाला परिसर स्थित एक मस्जिद से जुड़ी मौलाना कमलुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी को भी नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट की ओर से इंदौर बेंच में धार भोजशाला को लेकर दायर की गई याचिका में कहा गया है परिसर में मां सरस्वती की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाए। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं एक तरीके से निकल के आई हैं और इसी को देखते हुए आपको बता दें, हाईकोर्ट में धार भोजशाला का मुद्दा भी उठाया गया है और कहा गया है कि नमाज जो है पढ़ने पर रोक लगाई जाए। नमाज पढ़ने पर रोक भी लगा दिया गया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू याचिकाओं को लेकर 2003 के उस फैसले पर नोटिस जारी किया, जहां 2003 में कहा गया था कि नमाज पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। उत्तर प्रदेश को मिला नया डीजीपी, आते ही सख्त एक्शन, ज्ञानवापी पर दी तत्काल सुरक्षा की चेतावनी। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिल चुका है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि परमानेंटली डीजीपी नहीं मिला, लेकिन अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है, जो कि डीजी इंटेलिजेंस थे DS चौहान को। यूपी में इंटेलिजेंस के महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान को राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी का प्रभार दे दिया गया। साल 2020 के जनवरी में केंद्रीय प्रतिनिधियों से यूपी लौटे DS चौहान CRPF में IG के पद पर तैनात थे। 1988 बैच के डीजी रैंक के अफसर DS चौहान छत्तीसगढ़ में भी सेवाएं दे चुके हैं। आपको बता दें, DG CRPF के IG पद पर तैनात हैं, यानी इन्हें आतंकी पत्थरबाजों से निपटने का पूरी तरीके से ज्ञान है। और यही कारण है कि आपको बता दें, अब DGP महोदय को मिलने के बाद ज्ञानवापी पर पहला फैसला दिया। ज्ञानवापी में ज्ञानवापी को यूपी पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात रहे, इसकी तैयारी की गई है और किसी भी तरीके से उपद्रवी जो है उपद्रव ना मचा सकें, इसको भी ध्यान में रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक